नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्लासेस आपको देखनी है, नोट्स बनाना है। इन बिटवीन कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जैसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है कि सर थोड़ा सा हिंदी भी करवा दीजिए, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। आपके तरफ से जो भी डाउट आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको टाइमली मिलेगा और टाइमली आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आशा ये भी करता हूँ कि आपकी तरफ से भी फीडबैक हमें मिले। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है इफेक्टिव है तो उस चीज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है और आपके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। ना तो कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना तो कोई चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। आपको फ्री में ये सारी चीज़ें अपलोड किया जा रहा है, तो आप उसको देखिए, उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास जो है ये हमारे छठे नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस को कर लिया। 5 क्लासेस में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कल की क्लासेस में रिवीजन करें तो हम क्या पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट्स पढ़ रहे थे, यानी कि इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। किसके इम्पोर्टेंट्स पढ़ रहे हैं भाई? तो हॉर्टिकल्चर्स के क्या महत्वपूर्ण, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर का पहला ब्रांच जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन, उसकी 2 ब्रांचेज होती है। कितनी ब्रांचेज होती है? 2 ब्रांचेज होती है, ठीक है। एक जो ब्रांचेज होता है वो होता है फील्ड क्रॉप, जिसमें हम फील्ड क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। और फील्ड क्रॉप के बारे में पढ़ने का जो सब्जेक्ट होता है, जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान होता है। दूसरे अगर इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हॉर्टिकल्चर, जिसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसे हम क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक मिनट, फोन आ गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। हॉर्टिकल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो फील्ड क्रॉप है ना, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाता है, और मेजर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जैसे कि फैट हो गया। उसके साथ साथ बात करें तो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैसे सीरियल्स के बारे में हमने आपको बताया भी था कि सीरियल्स जो है वो आपको कहाँ से सीरियल्स से क्या मिलता है? तो आपने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कहाँ से मिलता है भैया? तो पल्सेस से मिलता है। फैट कहाँ से मिलता है? तो वाइल्ड सीड से मिलता है। बट जो माइनर चीजें होती है, माइनर चीज इन द सेंस की जैसे कि विटामिन, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं कोई विकार देखने को मिलेगा। मिनरल्स की कमी हो जाए तो आपको विकार देखने को मिलेगा। फैट की कमी, फाइबर की कमी हो जाए तो आपको कोई विकार देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों है तो उसे हम कंप्लीट फूड कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंप्लीट फूड। तो आप लिख लेना कंप्लीट। अगर आपसे फूड के बारे में पूछे कि कंप्लीट फूड क्या होता है, तो याद रखना मेजर और माइनर जो होता है, मेजर प्लस माइनर, यानी कि ये दोनों न्यूट्रिशन अगर एक साथ मिल जाए तो उसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं। और कंप्लीट फूड के तौर में हम किसको देखते हैं? तो मिल्क को देखते हैं। किसको देखते हैं? मिल्क को देखते हैं। हालांकि मिल्क में आप याद रखना कि विटामिन सी की कमी होती है और इसके साथ साथ आयरन की कमी होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, ये भी याद रखना, ठीक है। अपवाद ये है कि जो कैमल है, यानी कि फीमेल कैमल है, वहाँ अगर बात करेंगे मिल्क के प्रॉपर्टीज के बारे में तो उसमें आयरन और उसके साथ साथ विटामिन सी भी अवेलेबल होता है। याद रखना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो हमने बताया था कि पहला इंपॉर्टेंस तो यही है भैया कि हमको जो चाहिए जीवन यापन करने के लिए वो मिल रहा है। पहला इंपॉर्टेंस तो यही था। दूसरा इंपॉर्टेंस हमने बताया कि पर यूनिट एरिया भी क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। पर यूनिट एरिया भी प्रोडक्शन हमारा अधिक होता है। दूसरा इंपॉर्टेंस में क्या बताया था? पर यूनिट एरिया भी अधिक है और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी अधिक है। और साथ में हमने ये भी बताया था आपको, ये भी बताया था कि प्रोडक्टिविटी भी अधिक है, ठीक है। याद रखना। आप याद ये भी रखना कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, यानी कि 141 मिलियन जो हेक्टेयर हमारे पास जमीन है उस पर क्या होता है? तो कल्टीवेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। लेकिन टोटल आपसे अगर कहीं पूछ ले, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, 328.78 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन इसको हम 329 मिलियन हेक्टेयर लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप कितना ग्रो होता है, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप कितने एरिया पर ग्रो किया जाता है, तो इस 141 का 15% पे किया जाता है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना देता है अगर आपको याद रखना है, तो याद रखना 30% ये अकेला प्रोडक्शन देता है। अगर आपसे पूछता है
कि बताओ शेयर कितना करता है, कंट्रीब्यूट कितना करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनरेट कितना करता है, क्या कितना जनरेट करता है, मनी कितना जनरेट करता है। तो याद रखना 55 से 53% ये रुपया खुद जनरेट करता है, इस बात को याद रखना। ये कल की क्लासेस में हमने बात कर ली थी, अगर आपने सही से देखा होगा तो ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा। उसके बारे में हमने उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि भाई अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। कैसे करता है इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे कि एग्रोनॉमी क्रॉप है, जो सस्य विज्ञान का जो क्रॉप है, वो याद रखेंगे 143 डेज एक साल में क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। वहीं अगर आपसे बात करें हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप में, और हॉर्टिकल्चर्स में कौन था, तो फ्रूट क्रॉप, तो फ्रूट क्रॉप में क्या बताया था 780 डेज, और ये जो डेज होगा ये कितने घंटे का होगा, 8 घंटे का होगा। इसके आधार पर हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। उसी तरह से वेजिटेबल्स 912 सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप पिछली क्लास को देख कर आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस, अच्छा रॉ मटेरियल भी हमने बताया था कि रॉ मटेरियल भी हमें मिलता है। क्या मिलता है भैया, तो रॉ मटेरियल भी मिलता है। और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है जिससे हम कुछ चीज़ें खरीद के खाते हैं, जैसे चिप्स हो गया, ठीक है, जैसे कि माजा हो गया, ठीक है, जैसे कि अचार पिकल्स हो गया। तो ये सब किससे बनेगा, तो मैंगो से बनेगा। तो मैंगो क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप यहाँ भी इंपॉर्टेंस दिखाई ना भाई अपना। ठीक है, उसके साथ साथ आपको हमने बताया था पोटैटो के बारे में, क्या लिख दिया, पोटैटो के बारे में, पोटैटो, ठीक है, इसके बारे में बताया था कि भाई इसका भी चिप्स बनता है। ठीक है, बताया था पेप्सी एक कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा चिप्स बनाती है, ठीक है, और सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद हमने बताया था टोमेटो के बारे में, इसके बारे में, टोमेटो टमाटर, इससे भी क्या बनता है, चिप्स बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्या याद रखने की आवश्यकता है, ये चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज जो हम क्लासेस करने वाले हैं इसमें हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चलो चल रहे हैं, बहुत स्लो नहीं चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। इसी तरह पढ़ना जाता है कि हर एक पॉइंट को डील करते हुए चलना है। ये नहीं आए ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, इससे एग्जाम नहीं निकलता आज के डेट में। तो सातवां जो इम्पोर्टेंस है, इससे पहले हमने 6-7 इम्पोर्टेंस बात कर ली थी, नंबरिंग तो उतना मैटर नहीं करता है, देख लेना जो जो भी नंबर होगा। सातवां आठवां जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलीजियस रिलीजियस इम्पोर्टेंस, ठीक है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, ठीक है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, इसको हम एस्थेटिक इम्पोर्टेंस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्थेटिक्स इम्पोर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है, यानी कि धार्मिक धार्मिक महत्व, ठीक है, महत्व याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे क्रॉप यानी कि फसल, और यहाँ पे लिख लेंगे एसोसिएटेड विथ, किससे वो संबंधित है, एसोसिएटेड विथ, ठीक है, किसके साथ संबंधित है, ऐसे लिख लेंगे, किसके साथ संबंधित है। ये कलर में क्यों ऐसा हो रहा है, किसके साथ संबंधित है, किसके साथ संबंधित है, ठीक है, हिंदी लिख लेंगे, क्लियर है। चलो सबसे पहला जो क्रॉप है फ्रूट है, उसके बारे में लिखना है टेबल इस तरह से करके, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखेंगे भाई, क्या हो रहा है आज, ठीक है, सबसे पहला जो है वो है कोकोनट। क्या है, कोकोनट, जिसे हम नारियल कहते हैं, ठीक है, याद रखें। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या कहते हैं, नारियल कहते हैं, ठीक है, सही हो गया। इसको हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, कल्प वृक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना, कल्प वृक्षा के नाम से जानते हैं किसको, नारियल को, ये याद हो जाएगा। चलो उसके साथ साथ दूसरा लिखना बनाना, क्या लिखोगे, बनाना, जिसे हम केला, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या क्या याद रखोगे, एक तो इसे हम एडम्स फिग के नाम से जानते हैं, दूसरा ट्री ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, सारी चीजें लिख लेना, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये चीजें हम बताएंगे, आप परेशान मत होना।
ठीक है। एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, एडम फिग के नाम से जानते हैं, और ट्री ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं। इतना आपको लिखना है इसके बारे में। उसके साथ साथ कल्प वृक्षा हो गया, कल्पतरु, कल्प पतरु, ठीक है, ये लिख लेना। कल्पतरु के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो पहला कोकोनट के बारे में आपको लिखना है, दूसरा आपको बनाना के बारे में। देखो कई लोग ना शिकायत कर रहे थे कि आप बोर्ड से हटते नहीं हो, तो लो हट जाते हैं, आप लिख लेना, ठीक है। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, तो एडम फिग हो जाएगा, ट्री ऑफ पैराडाइज हो जाएगा, एप्पल ट्री ऑफ पैराडाइज हो जाएगा, एप्पल ऑफ पैराडाइज हो जाएगा, कल्पतरु, और इसको हम ट्री ऑफ वर्चू के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। चले आगे। तो ये भी हो गया हमारा, बनाना हो गया। अब लिखो पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़, ये याद रखना है, पीपल, ठीक है। लिखते चलना एक एक करके, वो हर एक वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसके बोटनिकल नेम फिकस रिलीजियोसस, ठीक है, याद रखना। फिकस के बारे में क्या याद रखोगे कि इस पीपल को ना हम किस किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में याद रखना। सबसे पहला बात याद रखना कि जो पीपल का ट्री होता है ना, वो इनलाइटमेंट ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि ट्री ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है। लिख लो, किसके नाम से जाना जाता है, ट्री ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, लिख लो। इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया, रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के धार्मिक पेड़, भारत के धार्मिक पेड़ इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत के धार्मिक पेड़ कहते हैं, ठीक है। चलो, ये एक एक पॉइंट लिखते चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा बेल के बारे में, जिसे हम बेल पत्र कहते हैं, बेल पत्र, तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो लिख लेना, लॉर्ड शिवा, शिव जी से, ठीक है, याद रखना, शिव जी महाकाल, ठीक है, ये याद रखना। एक एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना, सीता अशोका कहते हैं इसको, या अशोक के पेड़ भी कह सकते हैं, अशोका किससे एसोसिएटेड है, तो सीता माता से, ठीक है, सीता माता से एसोसिएटेड है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, सीता माता से एसोसिएटेड है, इतना याद हो जाएगा। चले आगे, याद हो जाएगा भाई। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, जो आपके पास ये अवेलेबल है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखो, चलो, सीता अशोका हो गया, ठीक है। अब लिखो विष्णु जी से जो संबंधित है वो लोटस के बारे में, इसके बारे में, तो लोटस, ठीक है, याद रखना, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लक्ष्मी माता और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ठीक है, विष्णु जी, लक्ष्मी माता जी और ब्रह्मा जी, इनका अगर हम संबंध देखें एसोसिएटेड किससे है, तो याद रखना लोटस, मतलब लोटस जो है वो कमल का फूल किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखना, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, कमल, ठीक है, याद हो जाएगा इतना। चलिए, उसके बाद पीपल का पेड़, एक और जगह भी लिखना है आपको, वो तो उसका दूसरा नाम बता दिया था, अब लिखना है पीपल हो गया, वर्ण्यान हो गया, जिसे हम बरगद कहते हैं, बरगद, ठीक है। उसके बाद सीसल हो गया, या फिर पीपल लिख लो, बनियान लिख लो, अशोक लिख लो, याद रखना किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो गॉड बुद्धा, ये बात भी आपको
नोट करनी है। ये सारी पॉइंट आप लिखते चलना गाइस, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको लिखते चलना। और पीपल के जो ट्री होते हैं ना, उसको हम ट्री ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ का कितना आपको समझ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो नोट करके यहाँ पे लिख लो। नोट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नोट, जो पीपल का पेड़ होता है उसे हम ट्री ऑफ इनलाइटमेंट, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लेना इसके बारे में, ठीक है। हो जाएगा, लिख लोगे, ठीक है। अब जैसे कई लोग की शिकायत है कि आप यहाँ से हट जाया करो। देखो, अगर बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ बातें करूंगा, टाइम पास करूंगा ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। जितना टाइम पे आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चराइज तरीके से है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो आपको इतना लेंदी पढ़ा रहा हूँ, नहीं। आपको वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और जैसे मान लो कि हम साइड नहीं हट रहे हैं, तो कभी तो हट रहे हैं, यहाँ तो हट चुके हैं। अब यहाँ पे रोक कर लिख लेना, वीडियो को पॉज करके। लाइव तो है नहीं कि दिक्कत होगा। और हम समझते हैं भाई इंपॉर्टेंस में। देखो याद रखना कि कौन क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे उसको ऊपर कर देते, ये तो लिख ही चुके हो आप, तो लिख लो कदम्बा, दम बा, ठीक है। कदम्बा, ठीक है। याद रखना लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा जी से, ठीक है। कृष्णा जी लिख लेना। कृष्णा जी से संबंधित है कदम्बा, यानी कि कदम का जो पेड़ होता है। हम लोग बचपन में बहुत कदम बीनने जाते थे, तो उस चीज़ को याद है, ठीक है। उसके बाद पहले ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद याद करें तो ये याद रखना बहुगिनिया वेरीगेटा। क्या याद रखोगे? बहुगिनिया वेलीगेटा, जिसे हम कचनार के नाम से जानते हैं। कचनार, ठीक है, ये याद रखना। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कचनार के नाम से जानते हैं। ये किससे एसोसिएटेड है? सरस्वती माता। बचपन में कहते हैं ना, सरस्वती माता विद्या के दाता, ठीक है, याद रखना। हालांकि नो डाउट सरस्वती माता विद्या के दाता ही है। हम लोग नारे भी लगाते थे कि साल भर पे आती है विद्या देकर जाती है, तो वही है, ठीक है, याद रखना। ये गूगल पे सर्च करके देख लेना आप, अगर देखना चाहते हो तो, ठीक है। कचनारी से कहते हैं। बटरफ्लाई ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, इसे हम बटरफ्लाई ट्री भी कहते हैं, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बटरफ्लाई ट्री क्या कहते हैं? बटरफ्लाई ट्री के नाम से जाना जाता है। याद हो जाएगा, तो ये याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब 9th नंबर पे लिखना मेडिसिनल इंपोर्टेंस, ठीक है। ये याद रखना 9th नंबर पे मेडिसिनल इंपोर्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहला चीज ये लिखना है त्रिफला। त्रिफला आज ही बताएंगे कमेंट में कि त्रिफला किसने अभी तक पढ़ा है, या किसी ने कभी पढ़ा क्या? किसी ने कभी खाया है क्या त्रिफला? ठीक है, इसमें याद रखना 3 फल होते हैं। एक तो होते हैं अमालकी, दूसरा होता है हरी तकी, और तीसरा होता है बीबी तकी, ठीक है। अमालकी, अमालकी संस्कृत शब्द है ये, ठीक है। उसके बाद हरी तकी, और एक होता है बीबी तकी, बेबी तकी। ये शब्द कैसा है? संस्कृत नाम। अमालकी मतलब औला इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हरी तकी मतलब हजर या हजर इसे कहते हैं। बीबी तकी मतलब वहीद होता है। ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये तीनों क्रॉप के नाम याद रखना कि कौन कौन से मिला होता है, ठीक है। बहीदा, ये बहीदा है, ठीक है। वहीद लिख दिया, बहीदा, इसको काट दो। ब
हीदा, ठीक है। हजार्ड, औला, बहीदा, इन तीनों को मिलने से क्या बनता है? त्रिफला बनता है। क्या बनता है भैया? त्रिफला बनता है। ये एक क्या है? ट्रेडिशनल हर्ब है। क्या है भाई? ट्रेडिशनल हर्ब है, ठीक है। अब इसके पूछे कि एडवांटेज क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल फॉर किस क्या क्या बेनिफिट करता है? सबसे पहले डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, जो सेल डैमेज होते हैं ना, जैसे सेल का डैमेज होना, तो उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, डैमेज नहीं होने देता। ये बात याद रखना, ठीक है। सेल डैमेज डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। साथ साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इम्यूनिटी को ये क्या करता है? मजबूत करता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, पावर को इंक्रीज करता है। त्रिफला के बारे में है। और याद रखना कि ये मेडिसिनल इंपोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मेडिसिनल इंपोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चले आगे। चलो, मेडिसिनल इंपोर्टेंस में एक हुआ त्रिफला, ठीक है। उसी तरह से एक चीज और याद रखना, जैसे कि एक डिजीज हो जाती है, इसे हम लेप्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रेसी। ये जो कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग, ठीक है। ये याद रखना, क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये कैसे ठीक होगा? तो ये ठीक होगा पोमोग्रेनेट के जूस पीने से। पोमो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ग्रेनेट के जूस पीने से, ठीक है। अनार के जो जूस होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है, दूसरा और पहला। एक तो त्रिफला, एक लेप्रेसी जो डिजीज होता है, याद रखेंगे। लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रेसी नहीं, लेप्रोसी, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडिट कर लेना, लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी जो डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ठीक है। ये याद रखना। चले आगे। तो ये भी फायदा है। साथ में अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंस है उसको याद रखना है। जैसे कि तीसरा इंपॉर्टेंस ये है, आप वाइट ब्रिंजल, ब्रिंजल, ठीक है, सफेद बैगन, सफेद बैगन, ठीक है। दूसरा आप याद रखना जामुन। तीसरा आप याद रखना एवोकाडो, एवोकाडो। इन तीनों चीज की अगर हम बात करें, तीनों चीज अगर आप कंज्यूम करते हैं, या फिर ये तीनों चीज कंज्यूम करवाया जाता है किसके लिए? तो बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज पेशेंट के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है, याद रखना। यानी कि मधुमेह जिसे कहते हैं, मधुमेह रोग के लिए, ठीक है, याद रख लेना। यानी कि बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज पेशेंट के लिए, ठीक है, ये याद रखना। मधुमेह रोग के लिए ये जरूरी होता। साथ में मधुमेह रोग के लिए एक और जरूरी होता है, जिससे शुगर हो जाता है ना, उसे हम कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज और मधुमेह, ठीक है, शुगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हो आप, बीटल गार्ड। बीटल गार्ड पहचानते हो? बीटल गार्ड जिसे हम किसके नाम जानते हैं? परवल के नाम से जानते हैं, परवल कह रहे हैं, करेला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो तो पॉइंटेड गार्ड होता है, ये क्या होता है? करेला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को कंज्यूम करेंगे। ये चारों जो आप देख रहे हैं, कुछ वेजिटेबल कुछ फ्रूट, ये किसके लिए बेनिफिशियल है? डायबिटीज, यानी कि आप कह सकते हो किसके लिए है भैया? मधुमेह रोग के लिए, शुगर बीमारी जिसको हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, उसके लिए, ठीक है, शुगर के मरीज के लिए। याद हो गया? तो ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है। अभी इंपॉर्टेंस में चल रहा है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ये हो रहा है, ठीक है। अब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, ये याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है,
इंपॉर्टेंस तो देखो बहुत सारी है, लेकिन हम वो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं जो ज़्यादा यूजफुल है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और वो कंसेप्चुअली है कि ये बात सत्य है, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंस ये होता है कि नेशनलिटी को भी शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है? तो नेशनलिटी को भी शो करता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप नेशनलिटी को भी क्या करता है? शो करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी ऐसे कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, कैसे देखना, नेशनलिटी को पहचान कैसे करवाता है? जैसे हम जानते हैं कि एरिया वाइज, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें तो मैंगो क्या है? सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में एरिया भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी मैंगो का ज़्यादा है। क्लियर है, ये चीज़ें याद रखना। दूसरा, अगर हम ट्री की बात करें कि कौन सा ट्री है जो सबसे ज़्यादा है, जैसे एक तो मैंगो हो गया हमारे पास। दूसरा, अगर हम नेशनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिटी में याद रखना बर्नियान ट्री, जिसे हम बरगद ट्री के बरगद के नाम से जानते हैं, बर्नियान। ठीक है, इसको हम किस नाम से? बरगद, ग द। ठीक है, ये क्या लिख दिया? बरगद के पेड़ के नाम से जानते हैं। तो ये नेशनल ट्री है। अगर आपसे पूछे कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल ट्री कौन है भाई? तो बरगद का पेड़ है। दूसरा, आपसे पूछे कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या बताना है? तो बताना है मैंगो है। कौन है भाई? मैंगो। ठीक है, वहीं याद रखना कि जितना प्रोडक्शन होता है ना इंडिया में, जितना प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में मैंगो का जितना प्रोडक्शन, मान लो कि 100% प्रोडक्शन 100% है, उसमें से 26% प्रोडक्शन कौन देगा? तो अकेला इंडिया का होता। और इंडिया में पूछे तो इंडिया में याद रखना पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी यूपी हो चुका है नंबर 1 पे। कौन हो चुका है? यूपी हो गया है नंबर 1 पे। तो ये बातें आप नोट कर लो, लिख लो इसको। ठीक, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज आप देखते होंगे कि जैसे ये बरगद का पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ है, इसके ना यहाँ से रूट निकलते हैं, इसके ना यहाँ से रूट निकलते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। हाँ, कैसे बात पूछ रहा हूँ मैं अभी, देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि इस रूट को क्या कहते हैं, तो लिख लेना प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। इस रूट के नाम से जानते हैं, प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मैंग्रूम पढ़ाएंगे जब फॉरेस्ट्री वाले पोर्शन में, हालांकि फॉरेस्ट्री इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक टर्म है, वहां पे भी हम पढ़ते हैं कि एरियल पार्ट होता है। एरियल मतलब जो बाहर से निकलता है, तो एरियल रूट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बरगद के पेड़ के बारे में ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। चलिए, अब आपसे पूछे कि नेशनल पिकल्स किसे कहते हैं? नेशनल पिकल्स, राष्ट्रीय अचार, राष्ट्रीय अचार, तो याद रखना लाइम को कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, किसे कहते हैं? लाइम को कहते हैं। वहीं आपसे नेशनल फ्लावर पूछे, नेशनल फ्लावर पूछे भैया कि बताओ नेशनल फ्लावर क्या है? तो लोटस। और लोटस किसके संबंध, लोटस किससे संबंधित है, किससे एसोसिएटेड है? तो बताया था ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, इन तीनों का संबंधित एसोसिएटेड है इनसे। तो देखो कितना चीजें हमने अभी देखा है, आगे पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि याद भी होना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी पॉइंटें हैं और काम की चीजें नहीं हो सकता, हर चीज वो काम की हो सकती है। देखो ये सारी चीजें फैक्ट लिखी हुई है, जिसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है तो करना है, ये तो बता ही दिया था। यहाँ से आज क्लास स्टार्ट किया था ना, यहाँ से किया, कितना मिनट हुआ? अभी तो 30 मिनट हुआ, 1 घंटा। ठीक है, तो ये रिलीजियस इंपोर्टेंट में बताया था कि भाई कौन कौन सी रिलीजियस इंपोर्टेंट है। सबसे पहले कोकोनट, कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। बनाना, एडम फिग ट्री ऑफ पैराडाइज, एपल ऑफ पैराडाइज। और इसके साथ साथ हम कल्प पत्रु के नाम से जानते हैं, और इसे हम ट्री ऑफ वर्चुअल भी कहते हैं, वर्चुअल भी कहते हैं। उसके साथ पीपल फैकस रिलीजियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना है रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया है। बेल एसोसिएटेड है शिवा से, उसके बाद शिव जी से। उसके बाद सीता अशोका, तो याद रखेंगे अशोका। लोटस, तो यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी। उसके बाद पीपल, जिसे हम बरनियान गार्ड, पीपल और बरनियान
क्या लिख दिया भाई, कल्याण बरगद लिख दिया। अच्छा, इंग्लिश में लिख दिया बरगद। अशोक ये किससे संबंधित है, तो गॉड बुद्धा से संबंधित है। कदम्बा की अगर बात करें तो लॉर्ड, अच्छा ये अलग होता है, पीपल अलग होता है और ये अलग होता है, दोनों अलग है, याद रखना, ठीक है। कदम्बा की अगर बात करें तो लॉर्ड शिवाजी या कृष्णा जी, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे बात करें बोगिनिया, ये आई भी लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो किससे रिलेटेड है, सरस्वती माता से है। बटरफ्लाई ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, कचनार के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से फिर यहाँ पे हमने मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बताई है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस किसका है, तो ये है हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे चले, चलो इतना हो गया, फ्लावर आपने समझ लिया, पिकल समझ लिया। अब अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है कि इंपॉर्टेंस फॉर ब्यूटिफिकेशन, इंपॉर्टेंस फॉर ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता के लिए भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंपॉर्टेंस हो जाता है। सुंदरता के लिए भी क्या हो जाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंपॉर्टेंस हो जाता है। देखो अगर आपने किसी से भी सुना होगा घर पे, अपने सिस्टर और मम्मी से ज़्यादा सुनते हैं कि आपके जो चेहरा है ना उस पर ग्लो लाना है, तो ग्लो कैसे आएगा, मैलिक एसिड से आएगा। और मैलिक एसिड किस में पाया जाएगा, फ्रूट में होगा। और फ्रूट में भी किस में होगा, तो याद रखना किस में होगा, एप्पल वगैरह में होगा। तो इससे ब्यूटिफिकेशन भी हो गया। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंस दिखाती है। जैसे मान लो हमारे पास एग्रोनॉमिक क्रॉप है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, वो हमें प्रोटीन और जो जिससे मसल बनता है, फैट हमें दे रहा है, जो स्टोरेज फूड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा उसमें विकार उकार नहीं आना है, डिसऑर्डर नहीं लाना है, तो विटामिन भी चाहिए, फैट और उसके साथ साथ फाइबर भी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास और क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए, और हमारे पास क्या चाहिए भाई, मिनरल चाहिए। यार भूल जाता हूँ इतना चीज़ें यार, ठीक है, तो याद रखना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरा होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से पूरा होगा। कहाँ से पूरा होगा भैया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से पूरा होगा। तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमें क्या करती है, इंपॉर्टेंस देती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंस देती है किसका, तो ये याद रखना, ब्यूटिफिकेशन का भी इंपॉर्टेंस देती है। अब आपको थोड़ा सा ये बताया होगा कि भाई जो फ्रूट है, जो क्या है, जो ब्यूटिफिकेशन आ रहा है, तो जो फ्रूट है प्लस में वेजिटेबल्स है, ठीक है, फल है और सब्जी है, ये जो चीज़ें है ना, इसको हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। तो इसी से तो हमने अभी बोला है कि अगर आपको अपने स्किन को ग्लो करना है, फेस को ग्लो करना है, तो आपको एप्पल वगैरह कंज्यूम करना पड़ेगा। यही है, यही है। तो इसके लिए हमें ये भी तो बता दो भाई कि कितना फूड खाएंगे, डाइट रिक्वायरमेंट बता दो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि इसमें हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस फॉर न्यूट्रिशन, लेकिन हम ब्यूटिफिकेशन में ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेली डाइट के बारे में बात करेंगे। डेली डाइट में से एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि एक दिन के अंदर में हम जितनी चीज़ें खाते हैं ना उसे हम राशन कहते हैं, लेकिन एक टाइम पे, वन टाइम जो भोजन खाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। जैसे कई लोग से आपने सुना होगा कि हम डाइट पे हैं, ठीक है, तो याद रखना, ये बेसिक चीज़ें थी। अब डाइट कौन रिकमेंड करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि रिकोमेंडेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन रिकमेंडेशन यानी कि रिकमेंड करता है। तो रिकमेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, आपको नाम याद रखना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईसीएमआर। आईसीएमआर, आईसीएमआर क्या होता है भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। पूछे कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है भाई, तो याद रखना न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर का, 1911, ठीक है। इसी के अंदर, हालांकि वो पहले था, याद रखना, NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषक तत्वों के लिए है। इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछे भाई, तो याद रखना 1918। पूछे लोकेशन कहाँ पे है, ये जो डिसाइड करता है
तो याद रखना हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना, तेलंगाना, ये याद रखना, ठीक है। याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा ना भाई, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आईसीएमआर बताता है कि आपको कितना भोजन कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे, और ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो हमें भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमें कितना भोजन खाना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें बनाता कौन है? ये है, लेकिन पब्लिश ये करता है, ये चीज़ें याद रखना। तो याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन आता है, रिकमेंड करता है, तो याद रखिएगा, रिकमेंडेड ऑन दी recommended diet basis on the basis of जेंडर, ठीक है, उसके वेट, ठीक है, जेंडर वेट के आधार पे हम क्या करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं कि किसको कितना भोजन या किसको कितना फ्रूट खाना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। हाइट के और वर्क के बारे में मतलब वर्क बेसिस पे भी करते हैं तो वो चीज़ें पूछे भी नहीं जाती है, तो उतना लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। अब एक छोटा सा टेबल बना लेना भाई, छोटा सा इस तरह से एक टेबल बना लो, ठीक है। ये सही है, ठीक है। ये टेबल इतना नीट भी नहीं था, इतना बड़ा हमने बना लिया, छोटा कर देता हूँ इसको, इसी में लिख लेंगे अपन, ठीक है। ये बनाने में ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं खुद से बना लेता हूँ, ठीक है भाई, यार खुद से बना लेता हूँ मैं, चलो इस सबको, चलो यहीं पे है, यहीं पे लिख लेते, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो पहला लिखो, यार क्या हुआ, पहला लिखो सीरियल्स, अनाज, ठीक है, 280 ग्राम, 80 ग्राम, पहला लिखो अनाज 280 ग्राम, ठीक है, अनाज के बारे में लिख लेना 280 ग्राम, ठीक है। 300 के आसपास में जाता है एग्जैक्ट, अगर आपसे पूछे तो 250 ग्राम, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फ्रूट लिखो, फ्रूट 100 ग्राम हमें कंज्यूम करना है, याद रखना। वेजिटेबल्स लिख लो, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, चल भाई, ठीक है। वेजिटेबल्स की बात करें तो 400 ग्राम, अच्छा यहाँ पे कैपिटा पर डे, ठीक है, ये भी कैपिटा पर डे, ये भी पर डे की बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर मिल्क लिख लो, हॉर्टिकल्चर नहीं सारे से रिलेटेड पढ़ लेंगे, ठीक है। 300 ग्राम, क्या हो जाएगा, 300 ग्राम पर डे पर कैपिटा, ठीक है, ये याद रखना। उसी तरह से एग भी लिख लो, 106 एग पर कैपिटा, और ये पर डे मत लिखना, ठीक है, कैपिटा पर ईयर, पर ईयर, ठीक है, हो जाएगा याद। तो ये इतना याद रख लेना, इतना तो एटलीस्ट याद रख ही लेना। चलो और लिख देता हूँ, पल्सेस अगर आपसे पूछे दाल, क्योंकि प्रोटीन का रिच सोर्स है, तो पल्सेस 85, एक रेंज में 80 से 85 ग्राम, सिंपल, ठीक है, ये याद रखना, हो जाएगा याद। चलो भाई, और मिल्क के साथ साथ कर्ड भी लिख लेना, दही भी, दूध दही अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डेली आपको इतना बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। चले आगे, फ्रूट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा लिख लो, नट हो गया, और जो सीट हो गया, ये सब अगर आप खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो 27 ग्राम, 30 ग्राम। फिर अगर फैट की बात करें तो ये 27 ग्राम लिख लेना, ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो लिख ही लोगे, बैटरी है, ठीक है। चलो तो ये लिख लो, ठीक है। फिर चले आगे की तरफ, तो हमारा ये पॉइंट भी समाप्त हो गया। ये किसके बारे में था, माइनर न्यूट्रिएंट के बारे में, अच्छा मेजर और माइनर के बारे में बता दिया था ना, ये सब माइनर के बारे में, ठीक है। ये दो प्रकार के हैं, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है, न्यूट्रिएशन मिल रहा है। तो माइनर के बारे में जान लिया, माइनर ही मेन सोर्स होता है, मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स ही मेन सोर्स होता है माइनर का।
बट मेजर में भी तो है, कार्बोहाइड्रेट भी तो पाया जाता है फ्रूट में, ऐसा बात नहीं है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मेजर सोर्स, मेजर सोर्स, मेजर सोर्स की अगर हम बात करें तो मेजर सोर्स में 3 है, ये तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और उधर हमने माइनर के बारे में पढ़ ही लिया है, माइनर, माइक्रो लिख दिया, माइनर। और एक चीज़ नोट करके लिख लेना कि मेजर और माइनर अगर हम दोनों कंज्यूम करते हैं ना प्रॉपर ढंग से, मेजर और माइनर, माइनर, तो इसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कंप्लीट फूड कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना, ठीक है। चलो तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना है। शरीर में जो सबसे पहले यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद अगर हम बात करें तो फैट, और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोटीन। ये बातें याद रखना, ठीक है। अगर ये समाप्त है तो फैट, इसीलिए तो हम इसे फूड कैसा कहता है, स्टोरेज फूड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज है। अगर यहाँ से नहीं हुआ, मतलब ये अगर खत्म हो चुका है तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट लोकेशन हो रहा, ठीक है। चलो, फैट देखो भाई, रिकॉर्डिंग में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइव में तो आप सामने रहते हो कि हाँ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं पता है कैसा, लेकिन रिकॉर्डेड में ना बार बार देखना पड़ता है स्क्रीन को। अगर वो रिकॉर्ड ना हो तो फिर दिक्कत होने लग जाता है। कई बार तो रिकॉर्ड कर लो, पता चले कि आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फैट और बाद में प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब वो लास्ट स्टेज होता है जहाँ इंसान अपनी दुनिया खत्म कर लेता है, ठीक है, ये याद रखना। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, अगर इसका सोर्स पूछे कि क्या है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, ये सब सोर्स अगर देखे कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो देखना कैसे हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। देखो भाई, देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, याद रखना। इस प्लांट में, इस प्लांट में ये लीफ है, दिखाई दे रही है, हाँ, ये लीफ है, ठीक है, इसमें वेन्स है, ये इसके अंदर स्टोमेटा वगैरह सब है, ठीक है। ये सूरज भगवान है, लाल से बना दे क्या? तो पहले एक तो हटा दो, सूरज भगवान, ठीक है। यहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, लाइट, ठीक है। इसके आसपास, इसके आसपास भैया, तो इसके आसपास बताएंगे आगे जब क्रॉप फिजियोलॉजी आगे पढ़ाएंगे, एक रूबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम। अब वातावरण में भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, 0.03% है, ठीक है। और अभी नया डेटा के अनुसार देखेंगे तो 0.419 है, इसको 0.042 भी लिख सकते, इतना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये आसपास रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस लाइट जैसे ही पड़ेगा ये एंजाइम इधर उधर घूमना स्टार्ट करेगा और ये कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के फिक्स करेगा। हालांकि जो भी नहीं है रूबिस्को एंजाइम ही करेगा, C4C3 साइकिल जब वहां पर आएंगे, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा समझो कि ये कार्बोहाइड्रेट आपस में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आसपास घूम रहा है और लीफ उसे क्या करेगा, पकड़ लेगा, इंस्ट्रूमेंटल उसको अपने पास रखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 बाहर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस रूट वाले पार्ट से, रूट वाले पार्ट से यहाँ पे जाएगा वाटर, क्या जाएगा भाई, वाटर फ्रॉम रूट हेयर, ठीक है, रूट से जाइलम फ्लोएम के माध्यम से जाएगा, तो यहाँ पे H2O, और इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो 6 लगा सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और सनलाइट तो है ही है, तो सनलाइट की उपस्थिति में
और जहाँ भोजन बनेगा उस भोजन को हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। जहाँ पे बन रहा है, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, याद रखना। और बर्तन लाइक स्ट्रक्चर ये काम करता है, बर्तन की तरह काम करता है, भोजन बनाने का प्रक्रिया इसमें संपन्न करता है। और ये जो क्लोरोफिल है, इसी की वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन हो पाता है। ठीक है, याद रखना। अब जो ये बनाएगा C6H12O6 प्लस में O2 बनाकर क्या करेगा? रिलीज कर देगा। अब ये कहाँ चला जाएगा? जो ऑक्सीजन बना है बाई प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या बना है भैया? तो ये बना है ग्लूकोज। क्या बना है? ग्लूकोज बना है। इसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। और ये जो भोजन बना है ये स्टोरेज रहेगा प्लांट में, स्टोरेज इन प्लांट द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में ये रहता है। ये बात याद रखना, ठीक है, क्लियर है। और ये सारा फिनोमिना, ये जितने फिनोमिना आप देख रहे हो, ये जितने भी फिनोमिना आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? ये जितने भी फिनोमिना आप देख रहे हो, इस टोटल फिनोमिना को हम नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस। दिख रहा है यहाँ? दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दे देते हैं? फोटोसिंथेसिस दे देते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है? तो ग्लूकोज है। बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। ये इमेज बना लेना, सबको ही बना लेना, ठीक है। और नोट करके लिखना ये क्या है। तो ये फिजिकल एनर्जी को, क्या लिख दिया? फिजिकल एनर्जी को चेंज करता है टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। किसको? फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम कौन कर रहा है भैया? तो वो काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस। कौन काम कर रहा है? तो फोटोसिंथेसिस काम करता है, फिजिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा है भैया? तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? दिख रहा है यहाँ? चलो दिख रहा है तो कहाँ लिख दूँ यार? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट कह रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो यहाँ पे रख दूँ, देख लेना। फोटोसिंथेसिस कैसा है? एनाबॉलिक है। एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे सॉइल सॉइल कह रहे हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी भी आ गया। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल कंपाउंड में बदल रहा है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें आ जाएगा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन श्वसन जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिक क्या होता है? ये जो होता है, ये होता है कि जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल जो कंपाउंड है उसको कॉम्प्लेक्स में बदल देना, यानी कि बहुत जटिल कर देना। ठीक है, जैसे कि देखो ये सिंपल था, अलग अलग था, इन दोनों को मिलाया, ये दोनों सिंपल ही है, इसको अलग करके मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया, जटिल बना दिया, C6H12O6। ठीक है, इसने ये बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? तो याद रखेंगे एनाबॉलिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? तो कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब बहुत बड़ी चीज है, उसको काट रहे हैं, तो जटिल से सिंपल कॉम्प्लेक्स में बदलना कैटाबॉलिक कहलाता है। जैसे कि रेस्पायरेशन, उसको क्या करते हैं हम? तोड़ते हैं। रेस्पायरेशन में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन जाता है तो उसे ब्रेक करता है, यही हो रहा है ना, स्टार्च को तोड़ने का काम कर रहा है। उस केसेस में उसे हम कैटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंपल कंपाउंड है, सिंपल को जोड़कर ऐड कर कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना एनाबॉलिक कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, ये लिख लेना। ठीक है, ये क्या करना?
नोट्स बना लेना इसके बारे में। क्लियर है? तो ये तो बना ही लेना मेरे भाई। ठीक है, अब याद रखना, नोट करके लिखो, यहाँ पे दिख रहा है, नोट करके लिखो कि 400 से 500 ग्राम ना हमें डेली कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। नोट करके लिख लो, ठीक है। 400 से 500 ग्राम, कितना? 400 से 500 ग्राम लिख लेना इसको, ठीक है। लिख लोगे? चलो भाई, लिख लोगे तो अब हेडिंग डालो, जो कार्बोहाइड्रेट है देखो कहाँ पे है, इसी फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये बात याद रखना। अब आपको लिखना है, देखो एक चीज और जान जाओ, जो प्लांट होते हैं ना, वो जो भोजन को स्टोर करते हैं वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में। यही बाद में ब्रेक होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, ब्लड, इसे शुगर के नाम से जाना जाता है, ये यूज होता है, ठीक है। दूसरा, अगर एनिमल्स की बात करें, जो भोजन स्टोर करता है वो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ठीक है, लिख लेना ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट टाइप्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के। पहला, एक होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, इसी को हम ओलिगो ओलिगो सेकेराइड, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, ठीक है। यहाँ देखना, ये दूसरे नंबर का। अब समझना दो गौर से। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, एक शुगर है तो उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। एक से कम नहीं, एक है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10, ठीक है। और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, तो 2 से 10 शुगर होगा उसे ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। लिखते चलना, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, मतलब ये ज्यादा होता है, 2 से अधिक होगा, तो मोर देन 2। सेकेराइड का मतलब होगा शुगर, तो ये 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये 2 से 10 तक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये 2 से ज्यादा है, तो कितना से ज्यादा हो सकता है? तो मोर देन 10 शुगर, ठीक है। चूंकि 10 तक तो यहाँ तक है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें एक जो हमें पढ़ना है, इसका सेकेंड का ए लिख लो, सेकेंड का ए लिख लो, वो पढ़ना है हमें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, लिखो इसको, छापो, इसको छापना है, ठीक है। इसमें 2 शुगर एक साथ मिल जाते हैं, डाइसेकेराइड हो जाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज मिल गया, डाइसेकेराइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल गया, अलग अलग चीजें मिलेगा, बताएंगे आगे। और पॉली मतलब जो ज्यादा हो, जैसे स्टार्च हो गया, ये किस फॉर्म में है? तो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, याद रखना, ठीक है। चलो, अब मोनोसेकेराइड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। सबसे पहले, इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। नो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। दूसरी बात, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग, खत्म हो जाता है, जैसे शुगर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के इस पार्ट से इस पार्ट में, तो ये खत्म हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। साथ में इसमें क्या याद रखना है कि एक शुगर होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इसमें नहीं होता है। ये सब क्या है? तो मोनोसेकेराइड है। याद रखना, ये चीफ यूनिट होता है, चीफ या चीपेस्ट यूनिट होता है, या फिर हम सिंपल लिख लेते हैं, चीपेस्ट क्या है? चीपेस्ट सुनने में भी खराब लग रहा है, सिंपल या सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस ये 3 बातें आपको याद होना चाहिए। जैसे सिंपल यूनिट कैसे है? C6H12O6, ये क्या है भाई? तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या हो गया? एक सिंपल कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल यूनिट हो गया, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। याद हो जाएगा ना? चलो लिख लो इसको।
चले अब इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड का, ठीक है, GFMS, ठीक है, GFMS ऐसे याद रखना, ग्लूकोज, फ्लैक्टोज, मैनोज और सुक्रोज, ठीक है, याद रखना, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, GF, ठीक है, MG, एस मत, सुक्रोज तो नहीं होगा, वो तो डाई हो जाता, ठीक है, ये याद रखना, GFMG, ठीक है। चलो सबसे पहला आपको लिखना है ग्लूकोज, पहला क्या लिखना है, ग्लूकोज, पहला क्या लिखोगे, ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, C6H12O6, पहला ग्लूकोज आपको लिखना है, दूसरा मैनोज, मैनोज, ठीक है, दूसरा क्या लिखना है, मैनोज, तीसरा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, चौथा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये चार नाम आपको अपने नोटबुक में छाप लेना, ठीक है, इसको हम डेक्ट्रोज के नाम से जानते हैं, इसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना, मैनोज उसके साथ साथ फ्लैक्टोज, ये याद रखना, मैनोज बेरी शुगर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और जैसे कि राप्सबेरी, ये याद रखना, ठीक है। फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो स्वीटेस्ट शुगर है और फ्रूट में पाया जाता है, यानी कि फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखना, ग्लैक्टोज ये याद रखना, ठीक है, बस इन तीनों के नाम के बारे में याद रख लेना, इनके बारे में याद नहीं भी रखोगे तो चल जाए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। हालांकि ग्लैक्टोज की अगर हम बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाँ, इसको हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, तो ये चार शुगर है जिसके बारे में आपको ऐड करना है, और ये तीनों चारों टाइप्स पूछा जाए किसका है तो आपको याद होना चाहिए किसका है, ठीक है। चले चलो भाई, हो गया, चलो फिर इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे ओलिगो में डाइसेक्राइड के बारे में बात करें तो लिख लेना हाइड्रोलाइसिस होता, ठीक है, और डाइसेक्राइड में क्या होगा, तो दो शुगर आपस में जुड़ जाएगा, वन शुगर प्लस वन शुगर, दो शुगर जुड़कर क्या बनेगा, तो डाइसेक्राइड बनेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख ले, डाइसेक्राइड के कौन कौन से हैं, ठीक है, चलो इसमें लिखो SLM, ठीक है, डाई में SLM, पहला सुक्रोज, वीडियो चल रहा, पहला सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आपको लिखना, ठीक है। अब सुक्रोज में आपको लिखना है कि ग्लूकोज प्लस, ठीक है, फ्लैक्टोज से मिलकर बना, ठीक है, सुक्रोज को ये लिखना, अब इसको क्या क्या लिखना है ये भी याद रखना, कैन शुगर के नाम से जानते हैं और टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिख लोगे ना, तो ये लिख लेना, ठीक है। लैक्टोज की बात करें तो मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज की अगर हम बात करें तो बार्ले वगैरह में पाया जाता है, तो इसके नाम से जानते हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग है,
इसमें ये नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूस नहीं होता, ये याद रखना, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब ट्रांसफर जब हो रहा है ना तो रिड्यूस नहीं हो रहा। जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे बनाया और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि वो किसी भी तरह खत्म नहीं हो रहा, यानी कि इसमें कोई भी उसको खत्म नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद भी यूज नहीं हो पा रहा, तो यूज नहीं होगा तो वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है। लैक्टोज में याद रखना कि इसी में होता है, और मिल्क शुगर इसे कहते हैं, तो ये बात आपको लिख लेना है कि मिल्क शुगर के नाम से इसे जाना जाता है, इसके बारे में और चीज़ें नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसे किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, ये बातें लिख लेना, ठीक है। और आपसे पूछे माल्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ये बात आपको याद रखना बस। इधर कितना पढ़ा आपको, 4, कौन कौन से, तो एक तो आपने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, कहाँ पहुँच गए, इधर आपने ग्लूकोज पढ़ा, मैनोज पढ़ा, फ्रुक्टोज पढ़ा और गैलेक्टोज पढ़ा, ठीक है। फिर इधर आपने क्या पढ़ा, तो सुक्रोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा और उसके साथ साथ माल्टोज पढ़ा, ये याद रखना, ठीक है। हो जाएंगे याद, चलो ठीक है। चलो अब लिखो पॉलीसेकेराइड में, अच्छा तीसरा इधर आ जाओ, यहीं पे लिख लेते हैं, इसके आगे है यहाँ, कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई, ये तो क्लास की वीडियो आ गई, एक मिनट रुकना, उसी पे लिखेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अच्छा यहाँ है 10 नंबर पे, समझ ही नहीं आता, पॉलीसेकेराइड में बस एक ही लिखना, स्टार्च, बस। अच्छा एक चीज नोट करके लिख लेना आप लोग, यहाँ पे नोट करके लिखना है, नोट, डाइसेकेराइड में जो हमारे पास ग्लूकोज था और प्लस में स्टार्च था, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों आपको लिखना है, अरे ये दोनों क्या होगा, तो लिख लेना नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग। बाकी अगर आपसे पूछे रिमेनिंग, रिमेनिंग चाहे वो डाइसेकेराइड हो चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, तो रिमेनिंग जितने भी सेकेराइड है, शुगर है, वो क्या होगा, तो वो होगा रिड्यूसिंग, यानी कि खत्म होने वाला, याद रखना, ठीक है। याद हो जाएगा, तो ये पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको परसेंटेज लिखना है कि किसमें कितना परसेंटेज होता है, तो इधर लिख लो फ्रूट, यानी कि ऐसे लिखो, पहले हेडिंग डालो, हेडिंग भी तो डालना जरूरी है ना, लिखो CHO इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सब्जी और फल में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज, इसको पढ़ना है, ठीक है भैया। चलिए भैया पढ़ लीजिए, टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा क्रॉप या फिर फ्रूट लिख लीजिएगा, फ्रूट में पढ़ रहे हैं पहले, और एक तरफ लिख लीजिएगा CHO परसेंटेज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज आपको लिखना है, ठीक है। एक एक पॉइंट में डील करेंगे, ठीक है। पहला लिखिएगा रेजिन, जिसे हम किशमिश कहते हैं, किशमिश, ठीक है, याद रखेंगे। रेजिन्स पहला लिखेंगे, किशमिश के बारे में कितना परसेंट होगा भाई, तो 72.8% होने वाला इसमें, ठीक है, रेजिन्स। और यहीं पे लिख लीजिएगा हाईएस्ट। फ्रूट में अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में है, तो रेजिन्स में है, रेजिन्स यानी कि किशमिश में है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्रिकट,
एप्रीगट और ये सब जितने भी हो गए ये ड्राई वाले पार्ट में होंगे, ठीक है। तो 67.37% होता, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए डेट फॉर्म की अगर हम बात करें, अच्छा ये तो 72% है, डेट फॉर्म में 67% होता है, थोड़ी सी ये 72%, 72.1% है। तीसरा डेट फार्म जिसे हम खजूर कहते हैं, ठीक है, कितना परसेंट है भैया, तो 67.37% होता, ठीक है। ये भी ड्राई वाले पोर्शन का यूज किया जा रहा है। ड्राई करोंडा की अगर हम बात करें, चौथा ड्राई करोंडा, याद रखेंगे आयरन के बारे में पूछे ना, सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ड्राई करोंडा में आयरन की मात्रा होता है, ठीक है। कितना परसेंट, तो ये सिर्फ लिख लो 67% के आसपास में होता है। हालांकि यही याद करने की आवश्यकता है कि रेजिन्स में ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बट हम लोग लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बार्ले और बनाना में बात करें, इतना ही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बेल में, बार्ले में नहीं, बेल में अगर हम बात करें और बनाना में बात करें, तो ये सब तो ड्राई था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेश में बात करेंगे। तो बेल में कितना होगा, 30 और 36, इसमें कितना होगा 30% और इसमें कितना होगा 36%। वैसे ये पूछा जाता है सिर्फ, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा रेजिन्स में होता है, फ्रूट में, किसमें, फ्रूट में, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब वेजिटेबल्स में भी लिख लीजिए, इसको साइड कर देता हूँ यहाँ पे, ना समझ में आए तो बताना भाई। वेजिटेबल्स में भी लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट इन वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट इन वेजिटेबल्स, ठीक है, ये याद रखना। अब कार्बोहाइड्रेट इन वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में भी लिखना है कि सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स में किसमें होता है, जो कि जरूरी है, कसावा, कसावा, ठीक है, कसावा याद रखना, ठीक है। इसको हम टोपियोका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, टोपियोका के नाम से जानते हैं। और पूछे इसमें कितना परसेंट है, तो याद रखेंगे 38.1%। ये दो जो चीजें हैं ना, दो नाम है, एक रेजिन्स और ये कसावा, ये याद रखना। रेजिन्स कितना है, तो देखो कितना है, 72.8%, कितना भैया, 72.1%, ठीक है, 8%। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फ्रूट में किस में है, तो रेजिन्स में है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वेजिटेबल्स में किस में है, तो कसावा में है, कितना है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर है। चलो आगे, अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, उसके बाद पोटैटो, ये याद रखना, ठीक है, स्वीट पोटैटो और उसके बाद पोटैटो, तो ये याद रखना 28.1, ठीक है, और ये 21.6, याद रख लेना, लिख लेना इसको, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेना। ज्यादा तो यही पूछा जाता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट भी लिख लेना, दिख रहा है ना, हाईएस्ट, अधिक ये, और यहाँ पे ये, तो ये दोनों डायग्राम आप लोग बना लेंगे, और यहाँ हमारा कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया, ठीक है, ये पोर्शन हमारा समाप्त हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा समाप्त हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, पॉलीसेकेराइड भी बता दिया, कार्बोहाइड्रेट भी बता दिया। चलो पूरे अपने नोट से पढ़ा रहे हैं, जो हमने बनाया है ना वो सारा चीज लिख लिख के पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना। एक चीज और याद रख लेना, अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट, जो देखो यहाँ लिख देता हूँ, मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट का है ना, मेन सोर्स वो सीरियल्स है। अगर आपसे पूछे कि फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट किस में होता है ना, तब आप बताओगे कि रेजिन से कितना परसेंट होता है, तो 72.8% होता है, क्लियर है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछे कि वेजिटेबल्स में कितना परसेंट होता है, ठीक है, तो कितना परसेंट था भाई, कसावा में कितना परसेंट था, 38%, तो 38.1%, कितना है, 38.1%, 38.1%। लेकिन मेन सोर्स सीरियल्स है। अच्छा सीरियल्स में पूछे कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, सीरियल्स में, तो जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे लोएस्ट पीएच पे ग्रो होता है उसमें होता है। और उसके बाद बात करें कि जिसमें प्रोटीन सबसे कम होता है उसमें होता है, ऐसी कोई बात नहीं, उस क्रॉप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और क्या बात करें, बस दो ही, पीएच 4 से 6, प्रोटीन 6 से 7, तो ये किस में होता है, राइस में होता है।
तो पूछे राइस में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है 78%। क्लियर, ये याद रखना, यहाँ से ये याद रखना, वहाँ से वो याद रख लेना। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद जो होगा वो कौन सा होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे क्या। उसके बाद विटामिन है, उसके बाद प्रोटीन है, तो पढ़ ही लेते हैं। आ जाओ, कितना टाइम कितना हुआ, अच्छा अभी 10 हुआ है तो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है फैट। फैट को याद रखना, हम इसे स्टोरेज फूड के नाम से जानते हैं। स्टोरेज फूड के नाम से जानते हैं। हमने बताया कि पहले कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर देन फैट यूज होता है, फिर प्रोटीन यूज होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मतलब 1 ग्राम फैट की बात करें, 1 ग्राम फैट है तो कितना परसेंट कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा, तो याद रखना कैलोरी एनर्जी मिलता। ठीक है, एनर्जी फैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ये बात याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स से याद रख लेना, जैसे सीरियल से मिलता है ना, तो सीरियल्स के अपेक्षा हम देखेंगे तो 4% के आसपास ही मिलता है, लेकिन याद रखना कि फैट से कितना मिलता है, तो 9.3 कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होता है, ये ज़्यादा होता है सीरियल से, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लिखना है, सोर्स लिखना है, जैसे पिकानट में सबसे ज़्यादा होता है, बंगाल ग्राम में सबसे ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स में, तो ये लिखना है। तो अब लिखो फैट इन फ्रूट। ठीक है, फैट किस में, तो परसेंटेज में। फैट इन फ्रूट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 नंबर पे, ठीक है, पिकानट। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट होता है, कितना परसेंट होता है, तो याद रखना कितना परसेंट होगा, तो 70% होता है। और यहाँ पे लिख लेना हाईएस्ट, कितना परसेंट होता है भाई, हाईएस्ट 70% होता है। पहली बात आपको ये लिखना है। वालनट दूसरे नंबर पे, कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वालनट के बारे में याद रख लेना। उसके बाद आलमंड के बारे में, आलमंड, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद बात करें तो केसोनट, केसोनट काजू के बारे में, ठीक है। उसके बाद एवोकाडो, एवोकाडो, ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना। अगर वालनट में पूछे तो 64%, 64.5%। अगर आपसे आलमंड में पूछे तो 58%, और ये 48%, ऐसे ये पूछा नहीं जाता है ज़्यादा। और इधर अगर हम बात करें तो 22%, इधर हम बात करें ना तो 46 से 48% हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक ही चीज़ याद रखना है, सच में एक ही चीज़ याद रखना है, पिकानट। क्या याद रखोगे, पिकानट। क्लियर है जी, क्या याद रखोगे, पिकानट अब याद रखोगे। ठीक है, उसी तरह से फैट इन प्रोटीन, फैट इन वेजिटेबल्स, इसमें वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में फैट की मात्रा, वासा का मात्रा। हिंदी वाले ये नहीं कहेंगे हिंदी नहीं लिखा रहे, बोल हिंदी भी रहे हैं, इतना तो आप एडल्ट हो कि आप फैट को वासा कह सकते हो, लिख सकते हो, और वेजिटेबल्स को सब्जी आपको आता होगा। ठीक है, ये तो आता ही हमें, ऐसा तो नहीं है। बंगाल ग्राम, ठीक है, चाना की बात किया, बंगाल ग्राम, ठीक है, जिसे हम सिंपल ग्राम भी लिख सकते हैं, चाना भी है, ये इसमें पाया जाता है। वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखेंगे 1.40 ग्राम 100 ग्राम में, 100 ग्राम के अंदर में इतना पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद पोटैटो लिख लो, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में कितना है 1.89 ग्राम 100 ग्राम में, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसी तरह से स्मॉल जो बीटल गार्ड है उसको याद रख लो, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, स्मॉल बीटल गार्ड। अब आप कह रहे हो क्यों लिखा रहे हैं, तो लिख लो, लेकिन कहीं पूछ लिया जाए, तो ये कभी पूछा गया नहीं है अभी तक, 100 ग्राम में। ठीक है, बस, तो फैट का पोर्शन यहाँ क्लियर हो गया। सिंपल परसेंटेज याद रखना है, फैट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, वो याद रखना है। किसमें होता है, पिकानट में होता है। कितना होता है, तो कितना बताया था, 70% के आसपास, देखो कितना है 70%। ठीक है, वहीं पूछे सबसे ज़्यादा
वेजिटेबल्स में तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन है। हो गया, तो फैट भी हमारा समाप्त हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, चलिए ये सब ड्राई के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेश फूड के बारे में बात करें, फ्रेश फ्रूट, ठीक है, इसमें पाया जाएगा, नोट करके लिख लेना, हाईएस्ट फैट इन, हाईएस्ट फैट इन फ्रेश फ्रूट, तब क्या याद रखेंगे, एवोकाडो, ठीक है, 22%, 22.8% के आसपास में। 21वीं सेंचुरी के फ्रूट इसे कहा जाता है, यानी कि 21 फर्स्ट न्यू वर्ल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। 21वीं सेंचुरी का नया फल इसे कहते हैं, 21st न्यू फ्रूट कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको याद रख लेना, याद हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड फूड है, क्या लिख दिया मैंने, न्यू वर्ल्ड फूड है, ठीक है, न्यू वर्ल्ड फूड। चले आगे, चले, तो फैट वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, ये आपको पता हो गया कि फैट किस में कितना पाया जाता है, चीज़ें हमने बता दी आपको। और अब हम चलते हैं किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे, और हमारा समाप्ति हो जाएगा, 5 मिनट की और लेक्चर है, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन जो है वो तीसरा सोर्स है, अगर फैट नहीं मिला, अगर CHO से नहीं मिला इसमें, तो यहाँ से क्या करेगा, यूज करेगा। फंक्शन की अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, तो याद रखना मसल्स ग्रो करने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात, किससे बनता है, तो लिखना एमिनो एसिड से बनता है, किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। हमारे पास टोटल 20 एमिनो एसिड है, कितना, 20 एमिनो एसिड है, जिसमें से 10 जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, वो कैसा है, एसेंशियल, 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 ठीक है। यानी कि समझना, जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, इसके चयन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभी बताया हमने कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। 10 जो एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड है, ठीक है, वो सिंथेसिस इन बॉडी में हो जाता है, सिंथेसिस इन आवर बॉडी, ठीक है, कितना, 10। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि जो 10 है ना, वो हमें अपटेक करना पड़ता है फ्रॉम, मतलब बाहर से लेना होता है, आउट ऑफ, यानी कि हमें अपटेक करना पड़ता है बाहर से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, याद रखना, ठीक है। और जिस तरह से इम्यूनो प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है ना, उसी तरह से ये भी होता है, एज इट इज ही होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो 10 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं, तो ये इतना ही कैलोरी एनर्जी हमें देता है, ठीक है, 4 कैलोरी, कितना देता है, 4 कैलोरी एनर्जी देता है। अगर कोई कहता है कि इस फ्रूट का बायोलॉजिकल क्वालिटी, क्वालिटी गुड है, तो आप मानना कि उसके अंदर जो एमिनो एसिड है वो भरपूर मात्रा में है, तभी उसका बायोलॉजिकल क्वालिटी क्या है, गुड है, याद हो जाएगा। तभी उसके अंदर एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में, यानी कि ऑल एमिनो एसिड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखें। चलो उसी तरह से सारी चीजें मैं लिखा देता हूँ कि किसमें कौन सा एमिनो एसिड की कमी होती है। सबसे पहले लिखो डिफिशियंसी, हेडिंग डाल दो, डिफिशियंसी ऑफ एमिनो एसिड इन फ्रूट, ठीक है। हमारे क्लास में ना एक चीज होगा जो आप शिकायत कर सकते हो इसके बारे में, मैं भी करता हूँ,
कि मैं ना ज़्यादा लाइनें बनवाता हूँ, हेडिंग ज़्यादा डलवाता हूँ, ठीक है। हालांकि उतनी काम है नहीं, लेकिन फिर भी हेडिंग डलवाने से ना क्लियर होता है, मुझे पता है, फिर भी डलवाते हैं ताकि इससे ना आपको फायदा होगा, ठीक है। सबसे पहले सीरियल्स के बारे में लिखेंगे, सीरियल्स के बारे में, सीरियल्स के बारे में बात करेंगे, पल्सेस के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड सीड के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एमिनो एसिड, हालांकि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में नहीं है, बट फिर भी आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ वाइल्ड सीड के साथ साथ यहीं पे ड्राई फ्रूट के बारे में बात कर लेंगे, दोनों एक साथ ही बात कर लेंगे। उसके साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर लेंगे। फंस जाता है ये, लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स गलत हो गया ना, ये भी हटा देता हूँ। लीफी वेजिटेबल्स, ये सही है, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। चलो लिखो, सीरियल्स में लाइसिन का, ट्रिप्टोफैन का और थियानिन की कमी होती है। लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और थियानिन की कमी होती है। थियोनिन की कमी होती है, ठीक है, थियोनिन की कमी होती है, क्लियर है, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है। चलो लेकिन 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 यहाँ अपवाद लिख लेना, एक्सेप्शन, ठीक है, लिख लेना कि राइस में ना ये चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादा कमी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना, यहाँ पे लिख लेना, सिर्फ राइस में, सीरियल्स में, किस में, सिर्फ राइस में आपको लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ पल्सेस में पूछे तो मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, ये सब एमिनो एसिड है, याद रखना, ठीक है। ये सब क्या है, एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो शरीर में बनता है उसके बारे में नहीं बात कर रहे, जो हम बाहर से अपटेक करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिख लेना लाइसिन की कमी होती है, लाइसिन की कमी होती है, ठीक है, ये याद रखना। लीफी वेजिटेबल्स में मिथियोनिन की कमी होती है, ठीक है, मिथियोनिन की कमी होती है, किसकी कमी होती है, तो मिथियोनिन की कमी होती है, ये पोर्शन आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी हो गया, अब ये चीजें याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लिख लेते हैं कि किसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना, प्रोटीन परसेंटेज इन क्रॉप या फ्रूट, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। हालांकि एग्रोनॉमिक क्रॉप भी यहाँ पे देख ही रहे हैं साथ साथ, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, नो डाउट, हमें हर चीज़ को सच में बढ़िया से पढ़ना चाहिए। वैसे अगर सच बताए ना, तो एग्रोनॉमिक क्रॉप में ना जो परसो मिलेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन माना जाता है, ठीक है, जो मिलेट्स होता है उसमें। उसके बाद अगर देखेंगे तो फॉक्सटेल, फॉक्सटेल मिलेट, ठीक है, इसमें होता। उसके बाद देखेंगे ना तो वीट में होता, ठीक है, ये याद रखना, फॉक्सटेल मिलेट में। उसके साथ साथ परसों मिलेट में ज़्यादा होता, यहाँ पे 12.5%, 12.3%, और यहाँ पे 11 से 12%। लेकिन इन दोनों के बारे में ना बहुत कम ही पूछा जाता, तो ये हम मानते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट है प्रोटीन इन सीरियल्स, प्रोटीन इन सीरियल्स मानते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं, यहाँ पे अधिक माना जाता है, याद हो जाएगा, लेकिन ये इसमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसका जिक्र कभी होता नहीं है, लेकिन हो तो आप याद रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने बताया था भाई हमने यही लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, याद रखना। अब एक तरफ फ्रूट एक तरफ वेजिटेबल्स, तो पहले लिखो प्रोटीन इन फ्रूट, प्रोटीन इन फ्रूट, ठीक है। फ्रूट में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा केसोनट में होता है, सबसे ज्यादा, ये हम बहुत पहले से जान रहे हैं, परसेंटेज जाने या ना जाने, इतना जरूर जानते हैं कि सबसे ज्यादा होता है
और कितना होता है तो 21.20 होता है, 21.20। ये पता है ना, बाद में हम 20 इंडिविजुअल डिजिट काउंट करते हैं, ना कि एक साइड थी कंबाइंड। उसके बाद अलमोंड में होता है, ठीक है। कितना परसेंट तो 20%, ठीक है, याद रखना 20.88 यानी कि 21% के आसपास में ये भी है। अलमोंड की अगर बात करें उसके बाद बात करें तो वालनट में, ठीक है, कितना परसेंट 15.60%, ठीक है, याद रख लेना। वेजिटेबल्स में यही लिख लो, प्रोटीन इन वेजिटेबल्स, हेडिंग डाल लो प्रोटीन इन। ये जितना हेडिंग लिखवा रहे हैं ना ये लिख लेना, ठीक है, बढ़िया होता है हेडिंग लगा होता है तो। प्रोटीन इन वेजिटेबल्स, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो होता है लीमा बीन में। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, लीमा, गलत लिख दिया ना, लीमा बीन में, ठीक है, ये याद रखना। लीमा बीन में सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है तो 7.9 ग्राम 100 ग्राम के अंदर, ठीक है, याद रखना, याद हो जाएगा। चलो उसके बाद मटर में पी कितना होता है 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम, ये लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें काउपी में, काउपी ऐसे तो 7% होता है लेकिन हम एग्जैक्ट लिखते हैं कि 6.9 ग्राम 1 ग्राम में, 100 ग्राम में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो माइनर में देखो हमने क्या बात कर लिया, माइनर मेजर में हमने क्या बात कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में बात कर ली। अब हम माइनर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें विटामिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें माइनर मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फाइबर के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा ये इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी समाप्त हो जाएगा, ठीक, हॉर्टिकल्चर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप गौर से देखोगे तो इतना फैक्ट आपको यहाँ लिखवा दिया कि आपको कहीं भागने की आवश्यकता होगा ही नहीं। सारा पोर्शन यहाँ पे क्लियर है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। जितना कंटेंट आपको करवाया गया है ना, मोर देन सफिशियंट है। मैं कहता हूँ कि इतना कंटेंट आप कहीं पे भी दिखा दो, ठीक है। बाकी बहुत लोग हैं हमसे ज़्यादा जानने वाले और पढ़ाने वाले, बट याद रखना कि ये चीज़ें जो करवाई गई है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नए सेशन में, और इसको शेयर किया कीजिए और बताइए कि कैसा आप पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी धन्यवाद।